हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 10th का मैथ्स का पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है पीरियडिक टेस्ट 2 में 25-26 के लिए। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे और 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसके बिहाफ पर आप देखो, हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व क्यों करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है। एक, कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, दूसरा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाए, और तीसरा आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ जाए। अच्छा, पेपर को सोल्व करने से हमें वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं जो आपने रिवाइज नहीं करे, जैसे एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन 1 कहता है, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2 देन ए इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन जो इसमें आ रहे हैं ना, 80% क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है और 90% चांसेस हैं वो आपके पेपर में आपको टकराएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जैसे a एंड 18 का जो प्रोडक्ट होगा ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एलसीएम इनटू एचसीएफ के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये देखें और एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना दिया गया है 36 एंड एचसीएफ 2 दिया गया है, वहीं a इंटू 18 तो इक्वल रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सिंपल सी बात है। आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, 18 2 जा 36 2 जा 4, तो a की वैल्यू आपकी 4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इफ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स देन p स्क्वायर एंड q स्क्वायर आर। तो आपको पता है अगर दो नंबर को प्राइम है, अब को प्राइम क्या होता है, वो दो नंबर जिनके बीच का कॉमन नंबर सिर्फ 1 हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ को प्राइम नंबर आर ऑल्सो को प्राइम एज दे स्टिल डोंट शेयर एनी कॉमन फैक्टर। तो ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि स्क्वायर अगर को प्राइम नंबर्स का, फॉर एग्जांपल आपके सामने 3 और 5 है और इनका स्क्वायर होगा 9 एंड 25, तो ये भी अब एक साथ सिर्फ 1 को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये इनका को प्राइम नंबर्स का स्क्वायर में भी को प्राइम सिर्फ 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इफ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स देन p स्क्वायर एंड q स्क्वायर आर। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, देखो p और q को प्राइम बताया। को प्राइम क्या होता है, वो दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो। ठीक है, जो कॉमन नंबर होगा वो सिर्फ 1 हो सकता है, कॉमन फैक्टर। तो इस हिसाब से ये दोनों नंबर क्या हो गए, को प्राइम। अब पूछा गया है कि इन दोनों नंबर का जो स्क्वायर होगा वो आपस में क्या कहलाएगा। ऑप्शंस दिए गए, को प्राइम कहलाएगा, नॉट को प्राइम होगा, इवन होगा या ओड होगा। तो हमेशा याद रखो, अगर आपके सामने दो नंबर को प्राइम्स है तो स्क्वायर ऑफ को प्राइम्स आर ऑल्सो को प्राइम। याद रखना, एज दे स्टिल डोंट शेयर एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक्सेप्ट 1। तो इस हिसाब से क्या होगा, p और q अगर को प्राइम है तो इनका स्क्वायर भी p स्क्वायर एंड q स्क्वायर आर ऑल्सो को प्राइम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल, आपके सामने एक फंक्शन दिया गया है पोलिनोमियल फंक्शन px 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज। तो कहा गया है कि अगर इस पोलिनोमियल का एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। तो इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ के इज। अब आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक चीज देखो, ये आपकी पोलिनोमियल है, आपका फंक्शन दिया गया है और इसके दो कंडीशंस और रिजल्ट हो सकते हैं। लेट दी रूट्स बी अल्फा एंड 1/अल्फा। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होने चाहिए आपको और सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, अगर ये इक्वेशन सिंपल सी बात है किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा क्या होगा, c/a, और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a। अभी के लिए बस इतना याद रख लो। तो यहां पर c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहा गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c/a। c क्या है, यहाँ पर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, तो c क्या है, k। तो k/a की वैल्यू क्या है, 5। यहाँ पर दिख रहा है ना ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या रखी गई है, 5। k/5 आपके सामने। तो आप कैसे करोगे, अब आपको पता है दो रूट्स कौन से थे, अल्फा एंड 1/अल्फा, और इनका प्रोडक्ट क्या है आपको पता चल गया, k/5। तो अल्फा से अल्फा कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 5 ऊपर गया इस तरफ, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 5। यही आपसे पूछा गया था। देखो अब आप डायरेक्ट कैसे समझोगे, अगर ये दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से करोगे। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आपको याद रखना है कि एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल दे रखा है, तो आप अगर a मानोगे एक रूट को, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/a। अब इनका प्रोडक्ट a इंटू 1/a का प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है,
c बाय ए, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर k, तो हमने c की वैल्यू k रखी और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है ये 5, तो a से a कट गया तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल, आपके सामने एक और फंक्शन है, तो इसमें क्या जोड़े सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3 आपका एक जीरो आ जाना चाहिए। अब इससे क्या अभिप्राय है, इस बात से क्या मतलब है, जब आपके सामने एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो इसको सोल्व करने पर ना x की कुछ वैल्यू आती है, या जो भी इसमें कोफिशिएंट होता है उसकी कुछ वैल्यू आती है। क्या वैल्यू आती है, अब आप समझो कि जो वैल्यूज आएंगी उनको जीरोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन वैल्यूज पर इस इक्वेशन की वैल्यू कंप्लीटली जीरो होती है। इन वैल्यूज पर अगर इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया जाएगा तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या होगा, वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। तो इसलिए कहा जाता है ये वैल्यूज क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो अगर ये 2 जीरोज आते हैं निकल कर, तो उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या जोड़े कि हमारा एक जीरो पोलिनोमियल को रिजल्ट करने के बाद 3 आ जाए। आइए इसको सोल्व करते हैं बहुत तेजी से। तो लेट द नंबर टू बी एडेड टू द पोलिनोमियल बी k। अगर आप पोलिनोमियल में k ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट करते हैं कि वो नंबर k है, ठीक है, सो 3 इज द जीरो, यही तो कहा है क्वेश्चन ने कि वो फिर वो आंसर में क्या आएगा 3। अगर वो नंबर k मान लेते हैं हम तो आंसर में हमें 3 लाना है, तो लास्ट में 3 आ रहा है, जीरो ऑफ फंक्शन f। तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 प्लस k, ठीक है। f3 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो 3 की वैल्यू पुट करते हैं। f3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 प्लस 4 प्लस k, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब जब ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो आपकी 9 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 9 और 4 कितना होता है 30 माइनस 15 प्लस k इक्वल टू जीरो, तो 13 माइनस 15 माइनस 2 प्लस k इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो 3 चीज आ सकती है आपकी यहाँ पर लिखी हुई, इनफाइनाइटली नंबर, दो अगर इक्वेशन दी गई है आपके सामने, 2 इक्वेशन है, इसको समझो कि ग्राफ पर क्या होता है, जब कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं हम तो x और y की वैल्यू होती है उसमें, तो उसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि या तो लाइन एक दूसरे को कट कर सकती है ग्राफ पर या पैरेलल जा सकती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को शो किया जाता है। अब उन कंडीशंस को क्या बोलते हैं, किसी को बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, जैसे फॉर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आप क्या लिखोगे, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, a1 बाय a2 होगा इक्वल टू b1 बाय b2 के, और ये होगा c1 बाय c2 के इक्वल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी किसके लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। और हमें पेपर में भी यही दिया गया है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए अगर ये दोनों इक्वेशन फिट बैठ रही है तो वैल्यू ऑफ k बतानी है आपको, ठीक है। अब आपको 2 इक्वेशन दे दी गई, वो आप किसके हिसाब से लिखोगे, जो ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है इनके हिसाब से वो इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएंगी, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x प्लस ky इक्वल टू 10 बनेगी आपकी इक्वेशन। इसमें से आप उठाएंगे a1 बाई a2 क्या होगा 2 बाई 4, b1 बाई b2 क्या होगा 3 बाई k, और c1 बाई c2 क्या होगा 5 बाई 10, ठीक है। अब इनको इक्वल रख दोगे आप, यहाँ से निकल कर आया, और अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, सिर्फ इतना हिसाब ले लो, तो 2 बाई 4 इक्वल टू 3 बाई k ऊपर जाएगा, 2 नीचे और 4 इस तरफ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पहले ये काट लो, 2 2 जा 4 होता है, 2 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई, k इक्वल टू 6 आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। अब k इक्वल टू 6 आने के बाद हमें पता चल गया ऑप्शन में 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब जो मैं बता रहा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की जगह क्या आ सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की जगह आपके आ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है या पैरेलल। तो ये था पैरेलल
का मतलब है जब ग्राफ पर दो लाइनें पैरेलल होती है तो उसकी कंडीशंस क्या कहलाएंगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। फिर आप ये कंडीशन लगाओगे, ठीक है। अब इनफाइनाइटली बात की गई थी तो हमारा k की वैल्यू 6 आ गई, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + y = 1, 2k - 1 whole x + k - 1 whole y = 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट वर्ड, बिचल मत जाना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। इनकंसिस्टेंट वर्ड ही यूज होता है पैरेलल के लिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज होता है पैरेलल के लिए। तो यहाँ पर हम वो इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, ये वाली। तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा कि हम अपनी दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। आइए, अब इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, नो सॉल्यूशंस, और इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, a1/a2 ये आपकी कंडीशन है, और आपकी इक्वेशंस क्या है वो देख लेते हैं। 3x + y = 1, और दूसरी इक्वेशन आपकी 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ये दो इक्वेशन है आपकी। अब इनको अगर देखें आप इस वाली वैल्यू में कंडीशन में पुट करें तो a1/a2 मतलब ये a2 है आपकी वैल्यू और ये a1 है, तो 3/2k - 1 = 1/k - 1, ये आपकी b2, ये यहाँ पर b1 कुछ नहीं है तो 1 होता है, इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आप सिर्फ कोई भी एक इक्वेशन ले लोगे, उसको सोल्व कर दोगे। तो अब आपने क्या ली, पहली इक्वेशन ले ली, जिसमें हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 3k - 1 = 2k - 1 आ गया, ये ऊपर गया और ये इस तरफ ऊपर गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, k 3k - 2k हो गया, और इस तरफ आपका 3 पॉजिटिव -1, तो k = आ गई 2 वैल्यू, ठीक है। अब k = 2 वैल्यू आ गई, आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया और आपका ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 2 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इफ x = 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस, अगर x की वैल्यू 1 जो है वो कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन के बीच में, तो a × b क्या होगा, ठीक है। आपसे कहा गया है कि अगर x = 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के दो दो रूट आते हैं। अगर दोनों इक्वेशन के दो दो रूट हैं और उन दोनों रूट में एक रूट कॉमन है, वो क्या है, 1, तो कहा गया है कि a b क्या होगा, a × b क्या होगा। आइए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, आप पेपर में कितनी भी तेज़ करो लेकिन आपको बेसिक्स समझ में आने चाहिए। जैसे कहा गया है कि f(x) = ax² + ax + 3, x की वैल्यू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ fx एंड gx, ठीक है। gx लिख लेते हैं यहाँ पर, दूसरी वैल्यू, दूसरी इक्वेशन x² + x + b। अब आपके सामने a इस इक्वेशन में है, b इस इक्वेशन में है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब कहा गया है कि जो f1 की वैल्यू है वो एक रूट है, इसका मतलब है f1 पर फंक्शन 0 के इक्वल हो जाएगा। ये गिवन है कि एक रूट, मैंने पहले भी बताया था, इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। रूट का मतलब है वो दो वैल्यू जिन पर इक्वेशन 0 हो जाती है। तो एक दे दिया गया आपको, तो अगर x की जगह 1 रखेंगे तो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन में 1 की जगह रखते हैं चीज़ें, तो f1 हमने रखा x की जगह, तो इक्वेशन क्या है, ax² + ax, x की जगह 1 रखा है हमने, +3, ये क्या हो जाएगा, = 0। जिसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, 1² + 1 + 3 = 0, जो कि आ गया आपका लास्ट में, ये लास्ट में आपका। तो यहाँ से आपने समझा कि हमने देखा कि x की वैल्यू रख ली आपने 1, तो अब क्या करेंगे, a + 3 = 0, और यहाँ पर क्या है, 2a = -3, a = -3/2, ये आ गई वैल्यू। अब इसमें आप हमेशा देखो कि दूसरी तरफ क्या है, gx को सोल्व कर लेते हैं, इसकी भी वैल्यू 1 रखते हैं पहले, ठीक है।
gx की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, क्योंकि का है कॉमन रूट है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो gx अगर x की जगह 1 रखेंगे तो इक्वेशन क्या है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0 और 2 प्लस b इक्वल टू 0 और b की वैल्यू -2। अब आपसे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पूछिए, a इंटू बी बताना है, -3/2 इंटू -2, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, इस तरह से आप a b की वैल्यू क्या निकालोगे, a b की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। ठीक है, 7th का A 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y इक्वल्स। देखो आपको पता है AP क्या होता है। AP के सामने अगर तीन आपको टर्म्स दे दी गई है, AP की फर्स्ट 3 टर्म्स दे दी गई हैं, क्या, 3y - 1, 3y + 5 और लास्ट 5y + 1। ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है और ये A3। A2 - A1 इक्वल टू होता है A3 - A2, क्योंकि आपको पता है AP में सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो अब आप इस क्वेश्चन को रख लेंगे, 3y + 5 माइनस के 3y - 1 इक्वल टू 5y + 1 माइनस के 3y + 5। अब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके सामने आएगा 3y + 5 माइनस 3y माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इक्वल टू 5y + 1 माइनस 3y और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। तो 3y से 3y गया, 5 + 1 6 होते हैं, इक्वल टू 5y में से 3y गया 2y और 1 - 5 गया तो -4, जो कि इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 10 इक्वल टू 2y, जिसके बाद y की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से आपने y की वैल्यू क्या निकाली, 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो अब आप सिर्फ इतना देखो कि AP की बात की गई है तो डिफरेंस सेम होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1, और आपको वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक आपके सामने XY ये पॉइंट है, एक आपके सामने X1 Y1 ये पॉइंट है, और एक आपके सामने कहा गया है कि इनके डिफरेंस, इन पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 5 का है। देन P इक्वल टू, अगर कुछ बच्चे नहीं समझे, देखो हमेशा अपने आप को होशियार नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे पढ़ो जैसे आपने उसको कभी नहीं पढ़ा, तो एक तो आपका रिवाइज अच्छा होगा, एक आप डाउन टू अर्थ रहोगे अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, और दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरे बच्चों के लिए मौका मिलेगा उनको जीरो से समझने का। पॉइंट्स का मतलब है ग्राफ पर पॉइंट्स की बात की जा रही है। यहाँ पर अगर नंबर लाइन है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये XY कहलाएगा कि यहाँ पर देखो 1 2 और 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया 2 और 3। इस तरह से एक और पॉइंट बता दिया गया 4 और 3, इनके बीच का डिफरेंस कहा गया है 5 है डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ बात करी जा रही है, तो आपको समझाने के लिए बताया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस 5 है, तो P की वैल्यू बतानी है। तो इस कॉन्सेप्ट पर आप क्या बिहेव करोगे, सबसे पहले तो ये देखो, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दो पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y क्या होता है, d इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, अब आपको कहा गया है कि d क्या है, d की वैल्यू 5 है, तो आप इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़ को सारी। तो आपको पता है डिफरेंस में x1 और x2 की वैल्यू क्या है, 4 और 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के, d के इक्वल है। 5d था, ये डिफरेंस दिया गया था। इसको सोल्व करेंगे, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस p - 0 p का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब ये स्क्वायर रूट इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 9 + p स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 9 + p स्क्वायर इक्वल टू 25। ये 9 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9, जो कि होगा p स्क्वायर 16, और स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 16 का अंडर रूट
स्क्वायर रूट होगा जो, वो क्या होगा, p इक्वल टू 4। p की वैल्यू 4 आ गई और हमसे पूछा भी क्या था, p की वैल्यू पूछी गई थी। तो ऑप्शन आपका b बिल्कुल सही है, 4। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। देखो सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। एक पॉइंट कहा गया है जो एक्स एक्सिस पे पड़ता है, जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो पूछा गया है कि फिर वो पॉइंट क्या है, वो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है। देखो सेम ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड है। पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वाई इंटरसेक्ट एट 0। देखो यहाँ पर हम अगर एक एक्स और वाई एक्सिस में समझाऊं मैं, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा ना, अगर आप ये पॉइंट ले लो तो क्या कहा जाएगा, ये एक्स के लिए कहा जाएगा 1 और वाई के लिए 0। अगला पॉइंट क्या है 2 0, ये क्या है 4 0। तो हमेशा एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो उस पर क्या होगा, उसमें वाई हमेशा 0 होगा। समझते हैं। तो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। आप तरीके से लिखोगे कि वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। लेट द पॉइंट बी। अब आप मान लो कि वो कोई भी पॉइंट है, एक्स पर एक्स है और दूसरी तरफ 0 है, तो ये वो पॉइंट है। अब कहा गया है पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, कौन से दो पॉइंट से, एक पॉइंट दिया गया है आपको -1 0, ठीक है, एक पॉइंट आपको दिया है -1 0, दूसरा पॉइंट दिया गया है 5 और 0। तो इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सोल्व करोगे, एक मैं बता देता हूँ। अगर पॉइंट्स बहुत नजदीक हैं, जैसे ये -1 0, आपको पता है कि एक पॉइंट है जिससे इसकी दूरी दोनों तरफ बराबर है, तो इसका मतलब है ये इस तरफ भी बराबर है, इस तरफ भी बराबर है, तो इसका मतलब है बीच में मिडिल पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। और अगर ये मिड पॉइंट है तो आप देख लो कि -1 0 कहाँ पर पड़ेगा, -1 0 पड़ेगा आपका यहाँ पर, ये आपका -1 0 हो गया। दूसरा 5 0 कहाँ पर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पर पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 5 और 0। अब आपसे कहा गया है कि इनका मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर दूरी है, तो इसके बीच में कितनी यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। 3 यूनिट के बाद आपका मिड पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। इसको क्या कहेंगे, 2 और 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ से तो आप डायरेक्ट ऑप्शन तक जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2 0 बी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो आपका गिवन है x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, x -5 का होल स्क्वायर के। यहाँ पर क्या बनेगा, ये a - b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर -10x प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे तो 12x इस तरफ आएगा, 24 यहाँ पर आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और पॉइंट क्या बन जाएगा इससे, 2 0। तो हमने देखा कि हमारे लिए इजी ये पड़ा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ऑप्शन सही चाहिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं सच दैट 2AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन EF इक्वल टू क्या होगा। तो आपको एक फिगर बनानी होगी और उसको समझना होगा, ठीक है। फिगर क्या है, अगर आप फिगर नहीं भी बनाते तो आप देखो कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो हमें क्या समझ में आता है इससे कि AB डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। तो अगर दो ट्रायंगल है ABC DEF, तो यहाँ पर AB DE के ये वाली इसके डिवाइड करेंगे, किसके इक्वल होगी, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। इतना समझ में आता है। गिवन क्या है, और 2AB इज इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू 8, तो 2AB, ये 2AB इज इक्वल टू DE, मतलब इसके, तो आएगा आपका AB डिवाइड बाय, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए DE की वैल्यू क्या रखनी है, 2AB, ठीक है, इक्वल टू, अब BC की वैल्यू क्या दी गई है, BC की वैल्यू दे दी गई 8 और EF की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप EF लिखोगे। आपको पता है AB से AB कट गया, EF की वैल्यू ये ऊपर जाएगा और 2 इस तरफ ऊपर जाएगा, तो EF की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। एक और तरीका था इसको करने का, डायरेक्ट, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, ये तो बेसिक से मैंने समझा दिया। देखो AB
का रेशो डी ई के साथ, अगर दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, अगर इसका इसके साथ रेशो इसका इसके साथ के इक्वल है और ये वाली चीज़ डबल है इसके, ये वाली डबल है इसके, तो ये वाली भी तो भाई डबल होगी इसके। तो यहाँ पर अगर हमें कह दिया कि ए बी के डबल है डी ई, मतलब ये जो हमारा ये वाली फिगर है ये डबल है इसके, भाई ये वाली फिगर 2AB है, तो ये अगर कुछ गिवन दे दिया 8 दे दिया तो ये भी तो इसका डबल ही होगा, 16 ही होगा। तो सोल्व करने की जरूरत ही क्या है फिर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ए, 16 सेंटीमीटर। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आपको सिंपल 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अब से पहले क्वेश्चंस सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे तो आपको सोल्व करके दिखाना नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मैनी क्वाड्रिक्स आर देयर हुज जीरोज आर -3 and 4। तो हाउ मैनी क्वाड्रिक्स आर देयर हुज जीरोज आर -3 and 4, तो कितने क्वाड्रिक्स पॉसिबल हैं जिसके जीरोज -3 और 4 हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक्स विद जीरोज अल्फा एंड बीटा, तो आपको पता है इक्वेशन कैसी बनेगी जीरोज के साथ, ये बनेगी, ठीक है, क्लियर। फिर गिवन क्या हो जाएगा आपको, अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू 4, जिससे पता क्या चलता है कि वैल्यू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, अगर हम इसको पुट कर देंगे 4 और -3 को यहाँ पर, तो 1 बन जाएगा, तो x बचा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद। अब इसको देखेंगे तो आप लिखेंगे देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबल क्वाड्रेटिक्स विद सेम जीरोज -3 and 4 एज देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। क्या है, के है आपका एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो इसके भी आप पर आपने आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 13। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है एपी का। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 - A7 इक्वल टू 84। तो आपको दी गई है एक एपी जिसके A27 की वैल्यू अगर माइनस कर दें इसमें से A7 की वैल्यू तो क्या आ जाएगा 84। अब फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रख लेना है, ये हमेशा पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं। अब आपको पता है इसमें निकालना क्या है, डिफरेंस। तो A27 के लिए A प्लस N मतलब 27 - 1 इंटू डी, माइनस के A प्लस A7 के लिए क्या होगा, A प्लस N - 1 मतलब 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 84। तो A प्लस 26D माइनस A प्लस 6D इक्वल टू 84 और A प्लस A माइनस A कट हो गया, 26D में से 6D गया तो 20D बचा, जिसकी वैल्यू 84 आई। D की वैल्यू कितनी आ गई 4.2 आ गई। तो आपका आंसर हो गया 4.2। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस निकालना है इस एपी का जिसकी वैल्यू आपको दी गई है एक इक्वेशन के साथ कि A21 - A7 इक्वल टू 84। तो आपको पता है कि A21 - A7 ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म का डिफरेंस दे दिया गया आपको 84। अब आपको हमेशा एपी का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए की किसी भी कोई भी नंबर अगर है, मतलब एपी एक सीरीज होती है एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस सीरीज में अगर कोई भी टर्म है उस टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A प्लस N - 1 इंटू डी। N मतलब वो टर्म जिसकी बात की गई है, मतलब 51st टर्म है तो 51 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर 21st टर्म है और यहाँ पर 7 टर्म है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लिखेंगे A प्लस 21 - 1 इंटू डी माइनस के A7 के लिए A प्लस 7 - 1 इंटू डी, ठीक है। ये किसके इक्वल दे दिया गया है 84 के। अब आपको पता है सिंपल सी बात है 20D आ जाएगा माइनस A, ये प्लस 6D होगा माइनस का प्लस A से A गया इक्वल टू 84 था, तो 20D में से 6D जाएगा, कितना आएगा 14D इक्वल टू 84 और D की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 13 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR
देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके अंदर एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, सच दैट एस टी पैरेलल क्यू आर, ये भी आपको बता दिया, गिवन है आपको ये दोनों बता दिए कि ये दोनों पी क्यू और पी आर वाली लाइन पर दो पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल में, और फिर पी एस की वैल्यू दे दी, पी क्यू की वैल्यू दे दी, पी आर की वैल्यू दे दी। फाइंड पी टी आपको निकालना है। अब देखो इसको तो फिगर से ही करोगे आप। सबसे पहले आप क्या समझोगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। इस पी क्यू आर में आपने देखा, पी क्यू आर में आप देख रहे हो क्या गिवन है, एंगल पी एस टी। सबसे पहले आपको कहा गया दो पॉइंट है पी क्यू और पी आर पर एस एंड टी, ठीक है भाई। इसके बाद आपसे कहा गया है पी क्यू एंड पी आर पर सच दैट एस टी पैरेलल क्यू आर, एस टी जो है किसके पैरेलल है, क्यू आर के, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है ऐसे। इसके बाद कहा गया है पी एस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू की 9 सेंटीमीटर, पी एस की 4, पी क्यू की 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4 और ये 9, ठीक है ये भी क्लियर हो गया। पी आर की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी आर की 4.5, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल पी एस टी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन, और देखो इस लाइन को पैरेलल लाइन काट रही है, तो एक लाइन पर कोरस्पोंडिंग एंगल पैरेलल होते हैं। तो सिंस किसकी वजह से, सिंस एस टी पैरेलल क्यू आर, ठीक है ये आप लिखोगे। इसके बाद आपने देखा कि एंगल पी टी एस, पी आपका, टी आपका और एस आपका, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू, सेम रीजन है आपका, ठीक है। इसका भी यही रीजन है और इसका भी यही रीजन है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, ये एंगल दोनों ही केस में बराबर है, तो इससे क्या हुआ, ये कॉमन एंगल हुआ। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि साइड यहाँ पर एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तीनों। अब दो ट्रायंगल हमने ले लिए, एक तो PST ये ऊपर वाला छोटा, और एक ले लिया ये बड़ा जिसके अंदर से निकला, ठीक है। ये इसके अंदर था, ये इसके अंदर था, ऐसे ये हमने निकाल लिया। अब इन दोनों में आप देखो कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके, ये वाला इसके, तो एंगल 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 प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुए, ट्रायंगल PST सिमिलर हो गए ट्रायंगल PQR के बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी रूल, जिससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमें पता चल गया PS बाय PQ किसके इक्वल है, PT बाय PR किसके इक्वल है, 4/9। अब PT बाय PR हमें पता है, PT बाय PR, तो PR की वैल्यू पता है हमें, PS और PQ की वैल्यू पता है, PS और PQ की वैल्यू पता है हमें, ये वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू रख दी और PT और PR के बराबर रख दी। PT कितना है हमें निकालना है और PR की वैल्यू 4.5 है। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जिसके बाद आपको पता है कि 4.5 इस तरफ जाएगा, 4 × 4.5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू PT, पॉइंट हटेगा यहाँ पर 0 आ जाएगी, 45 2 ज़ा 90 और 2 ज़ा 4, PT इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने अपना पूरा आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P-3 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इस आपको पॉइंट की दूरी निकालनी है। क्या पॉइंट है, 3 - 3 4, तो आपको पता है माइनस किस तरफ होगा, ये आपकी लाइन है -1 2 3, तो ये -3 1 2 3 4, ये आपका 4, तो आपका पॉइंट यहाँ पर होगा -3 4। एक्स वाई इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वाई ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ होता तो नेगेटिव होता, तो -3 4 की दूरी कितनी है, एक्स से निकालनी है। आइए देखते हैं। तो कहा गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या कहलाता है, या तो एब्सिसा कहलाता है या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट कहलाता है या फिर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर आपको पता है कि कितना यूनिट दूर है, आपको पॉइंट से दिख रहा है कि 1 2 3 4 यूनिट्स दूर है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, इससे 4 यूनिट 1 2 3 और 4, तो कितना दूर हो गया, 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी आ गया आपके सामने, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन 16 पर आते गए, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, जो कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रीशु गेट्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी डे। तो डेली रीशु को अपने पिताजी से पॉकेट मनी मिलती थी। हाउ आउट ऑफ द पॉकेट मनी ही सेव ₹2.75, तो वो 2.75 सेव करता था ऑन फर्स्ट डे।
₹3 ऑन सेकंड डे, 3.25 ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। तो एक AP दिख रही है आपको, ठीक है। कैसे पता आपको? क्योंकि 0.25 का गैप आ रहा है, डिफरेंस सेम है। तो पहले 2.75, अगले दिन ₹3, फिर अगले दिन 3.25 सेव करता था वो, इस तरह से वो सेव करता चलता था ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसके भी यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। अब देखो, व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड बाय रिशु ऑन 14th डे। तो साफ दिख रहा है आपको कि 14th डे मतलब आपसे A14 पूछा गया है, सीरीज का AP का 14th टर्म पूछी गई है। अब A की वैल्यू ये रही, डिफरेंस 0.25 है, D की वैल्यू ये रही, A14 निकाल लेंगे आप, A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है? 2.75, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर कर देंगे। आइए इसको करते हैं। तो आपको पता है कि पहले आप लिखोगे मनी सेव्ड बाय रिशु, मनी सेव्ड बाय रिशु। अच्छा, हम प्रॉपर आंसर्स लेकर आते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि पेपर में आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप जिन बच्चों को पता है वो 2x पर देख सकते हैं, जिनको नहीं पता उनकी हेल्प के लिए हम आंसर प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर आंसर PDF में प्रोवाइड भी कराते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के साथ इसका सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को और उसके सॉल्यूशन को एक साथ टेलीग्राम पर लिंक कर दूंगा, आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करके कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपनी PDF को अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए करते हैं। मनी सेव्ड बाय रिशु कितना है आपको पता है, पहले 2.75 था, फिर 3 एंड सो ऑन, 3.25 एंड सो ऑन, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, 3 माइनस 2.75 कितना होता है? इक्वल टू होता है 3.25 माइनस के 3। इससे हमारे पास 0.25 आ गया और हमें पता चल गया कि ये दोनों का डिफरेंस सेम है। तो D की वैल्यू आ गई 0.25। हम लिख सकते हैं कि द अबव सीक्वेंस जो ऊपर लिखा हुआ है इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस, क्या है इसका? विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0.25 एंड A इक्वल टू 2.75। अब पूछा गया है A आपका क्वेश्चन जो है कि मनी सेव्ड ऑन 14th डे, मनी सेव्ड ऑन 14th डे, इसका मतलब है A14, मतलब 14th वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है? A प्लस n-1, n क्या है? 14, तो n-1 कितना हो जाएगा? 13D। A की वैल्यू क्या है? A14 इक्वल टू A की वैल्यू 2.75 है, प्लस करेंगे 13 इंटू D की वैल्यू क्या है? 0.25, जिसको सोल्व करने पर हमें पता है क्या वैल्यू आ जाएगी? 2.75 प्लस 3.25 इक्वल टू ₹6। आपका आंसर हो गया। और ये हमारे पास ऑप्शन B बिल्कुल सही है, ऑप्शन C, B ऑप्शन बिल्कुल सही है, ₹6। क्वेश्चन B पूछता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय रिशु इन 8 डेज। 8 डेज में टोटल अमाउंट कितना वो इकट्ठा कर लेगा। तो आपके पास सारी चीज़ें सेम है। अब आप क्या करोगे, लिखोगे कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो कि होता है सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये दोनों फॉर्मूले आप याद करोगे, एक तो ये आपका और एक ये, ठीक है। तो वो किसी टर्म को निकालने के लिए था कि 14th टर्म निकालनी है और यहाँ पर 8th टर्म तक सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपके सामने है ये फॉर्मूला। अब S8 निकालना है आपको, तो S8 n क्या हो गया? 8/2, A की वैल्यू कितनी है? 2.75 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 हो गया 7 और D की वैल्यू 0.25, ठीक है। तो ये 4 आपका और ये 5.25 आ गया प्लस 7 इंटू 0.25 कितना हो गया? 1.75 आ जाएगा। ये आप सोल्व करेंगे तो 1.75 आ जाएगा, जिसको प्लस करने पर आपको पता है 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर 7.25, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? ₹29। वो 8 दिनों में वो कितने रुपए सेव कर लेगा? 29। ये टोटल सम है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, मतलब सी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड बाय रिशु ऑन 30th डे। देखो जिस तरह से हमने 8 डे में करा, ऐसे ही आपको 30th डे का निकालना है। सेम 830 की वैल्यू निकालनी है, आपके पास सारी वैल्यूज है। अब आप सोल्व करके निकालेंगे कि 30th दिन पर वो कितने रुपए सेव करता है। देखो जैसे हमने यहाँ पर सम निकाला और यहाँ पर 14th डे की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही आपको A30 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? A30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। डी पर आते हैं। ये सी बिल्कुल ए की तरह है। ठीक है, 30th डे पर अमाउंट निकालना है। जब आपके पास कहा जाए कि टोटल अमाउंट सेव्ड, तो इसका मतलब है सम, और यहाँ पर मतलब पर्टिकुलर डे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय हिम इन द मंथ ऑफ जून इफ ही स्टार्ट्स सेविंग फ्रॉम 1st जून। देखो बस लैंग्वेज का फर्क है, सेम क्वेश्चन है। अगर 1st जून से सेव करना स्टार्ट करता है और मंथ ऑफ जून पूरा सेव करता है, तो इसका मतलब कहा गया है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जून में कितने दिन होते हैं। तो देखिए जून में 30 डेज होते हैं। ठीक है, अब 30 डेज का सेम आप निकाल देंगे कि टोटल अमाउंट 30 डेज का क्या निकालना है आपको? S30 निकालना है। ये भी आप निकाल देंगे बिल्कुल क्वेश्चन बी की तरह। तो डी बिल्कुल बी के मेल खाता है और सी बिल्कुल ए का मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ई है, ऑन विच डे ही सेव 10 times एज मच एज ही सेव्ड ऑन डे 1st। तो डे 1st पर अगर कोई कुछ वो x रुपए लेता है, तो कौन से दिन वो x का 10 गुना लेगा? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। ई में कहा गया है अगर वो 1st डे जितना लेता है वो 10 गुना कब लेगा? तो n एक दिन मान लेते हैं, nth डे मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पर nth डे आ गया आपका, तो an वैल्यू हो गई वो। तो an वाले दिन जो nth डे है उस पर कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10 गुना ऑफ 2.75। 2.75 कितना था? 1st डे पर इतना कमाया था, तो nth वाले दिन पर कितना कमाएगा? इसका 10 गुना कमाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वो दिन होगा जो पहले दिन के 10 गुना कमा रहा है। अब हमने मान लिया कि वो an दिन है, तो हमें पता है कि उस दिन पहले का 10 गुना कमा रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। an को कैसे लिख सकते हैं? a + n - 1 d, जो कि इक्वल होगा 27.5, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0.1 खिसक गई इस तरफ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? n - 1 d इक्वल टू 27.5 माइनस 2.75, तो ये कितना आ गया आपका? 24.75। ठीक है, n - 1 d अगर डिवाइड बाय हो गया तो 0.25 वैल्यू थी d की, तो नीचे चली गई 0.25। अगर इससे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? n - 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ये आ जाएगी आपकी 99। ठीक है, 99, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 100 वैल्यू आ जाएगी। तो n की अगर 100 वैल्यू, मतलब 100th टर्म पर n क्या हो गया? 100। तो 100th टर्म पर 1st डे पर जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ था उसका 10 गुना कलेक्ट होगा 100th डे पर। ठीक है, 10 गुना अमाउंट। ये क्लियर हुआ? तो ही सेव्स, अब लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, देयरफॉर ही सेव्स 10 times द अमाउंट ऑफ 1st डे ऑन द 100th डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे इसको 2-3 बार करना। द टॉप ऑफ अ टेबल इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। देखो आपके सामने एक टेबल है, ये इसका टेबल टॉप इधर दिखाया गया है। इसके भी यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ए पूछता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच एंड जी आर रिस्पेक्टिवली। एच एंड जी कहाँ पर है? ये पॉइंट्स बताने आपको कौन से होंगे। तो आपको पता है, पहले हम x देखते हैं फिर y। तो h के लिए x क्या हुआ? 1, और y क्या हुआ? 1 2 3 4 5। तो 1 और 5, तो h के पॉइंट्स क्या हुए? 1 और 5। 1 5 इसमें है और इसमें है 1 5, तो बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते, डी नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं जी। तो जी के लिए भी पहले x देखेंगे। x एक्सिस पर ये 1 2 3 4 5 पर पड़ रहा है, ठीक है, और y एक्सिस पर 1 पर पड़ रहा है, तो ये 5 और 1 कहलाएगा, 5 और 1। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, 1 5 और 5 1, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन बी कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट ये रहा आपका और बी ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल लगा लेना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आप ए और बी के लिए, ए एंड बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? √5 - 1। देखो वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यूज देख लेते हैं पहले, 1 और
3 4 5 6 7 8 9 9। तो हमें पता है 1 एंड 9 वैल्यू है और b की वैल्यू है 5 एंड 9 10 11 12 13, 5 एंड 13 ये आपकी वैल्यू है। तो अब 1 और 9 5 13, 1 9 5 13 इन दोनों वैल्यू के हिसाब से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, जिसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 5 - 1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 13 - 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है सिंपल। 5 - 1 4 16 हो गया आपका 4 का स्क्वायर, और 13 - 9 भी 4 हो गया 4 का स्क्वायर, जो कि आपको पता है ये 16 और प्लस 16, या फिर आप कह लो इसमें से 4 + 4 आपने कॉमन ले लिया, जो ये 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, 4 + 4 आपने देखा कि ये 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 2 और अंदर क्या बचा 8 √8, जिसको आप लिख सकते हो 2√4 × 2, जिसको फिर से आप 2 बाहर निकाल सकते हो, तो 4√2 बन गया। फाइनल आंसर आपका 4√2 हो गया। 4√2 किस ऑप्शन में आप देख लीजिए। अच्छा 4√2 क्या आया, शायद ये मिसप्रिंट हुआ, तो 4√2 यूनिट्स आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स M एंड Q आर। तो M और Q को जोड़ने वाली लाइन है जो M और Q, ये ब्लू लाइन से देखा रहा हूँ मैं, M और Q को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसका जो मिड पॉइंट है ये द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस कोऑर्डिनेट की बात की गई है, वो पूछा है क्या होंगे। तो साफ देख लेते हैं ये तो काउंट करके 1 2 3, पहले एक्स एक्सिस का 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 पर है, और y में 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, तो 7 एंड 7 ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 7 एंड 7। क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैव सेम कोऑर्डिनेट्स। तो सेम कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे देखते हैं। इसका एक और तरीका था सी का, अगर आप देखें कि आपको ऐसे काउंट नहीं करना और ये नहीं निकालना, तो पहले आप m और q के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, आप उन दोनों को आधा आधा कर दोगे, क्योंकि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की बात हो रही है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट निकालोगे। तो सिंपल सी बात है कि m आपका 5 और 11 होगा, ठीक है, m जो है ये 5 और 11 है, q आपका 9 और 3 है। तो आप क्या करेंगे, 5 + 9/2 और 11 + 3/2। तो एक तरीका ये भी है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स 7/7 निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सामने ग्राफ दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हो, वो इजी पड़ता है, टाइम बचता है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैव सेम ऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट की बात नहीं, ऑर्डिनेट की बात हो रही है। ऑर्डिनेट मतलब कहाँ पर यूज होता है ऑर्डिनेट वर्ड, जब बात करते हैं हम एक्स एक्सिस की। देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर ये हमारी ग्राफ है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर वो 0 पर है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट 0 पर है, तो वो कहाँ पर, यहाँ पर लाई करेगा कहीं पर भी। तो एक्स से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम बोलेंगे वो ऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है, या कहलाएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर एक्स 0 होगा, ठीक है। इस केस में एक्स क्या होगा, 0 होगा। जब आपसे पूछा जाए ऑर्डिनेट के बारे में तो एक्स 0 होगा। तो ऑर्डिनेट के बारे में मतलब है कि वाई की वैल्यू किस पॉइंट्स पर इक्वल है, दोनों पॉइंट पर सेम है। तो y की वैल्यू देखो दोनों पॉइंट पर सेम कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन आपके सामने है h एंड a। तो h, और अभी इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, h और a। तो आपके सामने h ये रहा और a कहाँ पर है, a ये रहा। ये x एक्सिस पर तो सेम है लेकिन y एक्सिस पर सेम नहीं है, और हमें क्या बताना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब है x = 0 होगा और y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू सेम कहाँ पर है, या तो है दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, T एंड O। T एंड O बिल्कुल सही है, T एंड O सेम ऑर्डिनेट पर है, तो T एंड O बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। R एंड M की बात कर ले तो R एंड M एक्स एक्सिस पर सेम है, और N एंड R बिल्कुल अलग अलग है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, T एंड O। सेक्शन डी की तरफ आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द HCF ऑफ 1260 एंड 7344। तो आपके सामने 1260 एंड 7344 है। अब इन दोनों का क्या निकालना है आपको, HCF। तो एक तरह से आप कह लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF, जिसका फैक्टर
सेम होता है। अब फैक्टर कैसे निकलते हैं, अब आप समझिए, इसको हम, हमारे पास 1260 है और 734 है, हमारे पास 1260 है एंड 734 है। तो अब आपको पता होना चाहिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना, ठीक है, और वो अपने आप ही टूटेंगे उस नंबर से जो सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होता है। तो 260 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2630, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 315, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हो पाएगी, 3 से करेंगे क्या आएगा 105, फिर 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो पाएगा, हाँ हो जाएगा 335, ये 3 से भी नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चलेंगे 5, 7 से होगा, ये नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चलेंगे 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 1 जा। तो आपका फैक्टराइजेशन क्या हो गया 1260 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। वहीं पर दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं 7344, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 23672 जा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1836, इसको 2 से करेंगे क्या आएगा 918, इसको 2 से करेंगे क्या आएगा 459। अब 9 आ गया लास्ट में, ओड नंबर आ गया, 2 से नहीं होगा, तो 3 से करेंगे क्या होगा 153, 3 से करके देखेंगे हो जाएगा 51 आएगा, 51 जा, 3 से करेंगे 17 आ जाएगा, और लास्ट में 17 प्राइम नंबर है, ये अपने आप से ही होगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 4 बार 4 टाइम्स 2 लिखा जाएगा, 3 टाइम्स 3 और 17, तो आपका 7344 का फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वो हाईएस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सके। अब हाईएस्ट कैसे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या हो रहा है, एक तो ये 2 हो गया, एक और कॉमन मिल गया हमें, ठीक है, एक और कॉमन ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, एक और कॉमन बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 9 36। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या निकला 36। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हुआ। 19 कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपके सामने 4s² माइनस 4s प्लस 1 एक इक्वेशन पोलिनोमियल दे दी गई। कहा गया है कि इसके जीरो को फाइंड करो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। अब इसको करते कैसे, आइए देखते हैं। हमारी पोलिनोमियल फंक्शन कैसे लिखा जाता है, उसका बेस कैसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखा जाता है c बाय a, ठीक है। दूसरी तरफ सम ऑफ जीरोज कैसे लिखा जाता है, सम ऑफ जीरोज लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a, ठीक है। फ्रॉम गिवन, अब हमें इक्वेशन क्या दी गई है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 2s कॉमन ले लेंगे, 2s बचा अंदर माइनस 1, माइनस के 1 और 2s माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को। आपको पता ही है 2s माइनस 1 एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ 2s माइनस 1 आ गया। अब इसमें s की वैल्यू 1/2 और दूसरी तरफ भी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हमारे पास दो जीरोज आ गए 1/2 और 1/2, दोनों जीरोज 1/2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने देखा कि अल्फा बीटा क्या होता है c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ देखते हैं, ये अल्फा ये बीटा, प्रोडक्ट क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ, जो हुआ आपका 1/4।
और सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। ठीक है ये भी। अब फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आप देखो वेरीफाई भी करना है हमें और हमें ये भी देखना है कि इक्वेशन कैसे होती है। तो आपने इक्वेशन देख ली, हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड करना है ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर उसको ज़ीरो को कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। इक्वेशन आपके सामने है। अब इसके ज़ीरो निकाल लिए हमने दोनों। अब ज़ीरो अगर निकाल लिए तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। तो सम क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है, देखो यहाँ पर बी ये रहा, सी ये रहा, ए ये रहा, तो माइनस बी क्या है, माइनस बाहर लगा, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी -4 है, ए की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 4 हुआ, 1 बचा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 निकल गया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं क्या निकल के आता है, सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है आपको पता है, सी 1 है और ए 4 है, तो 1/4। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई, एक वैल्यू आपकी ये आ गई, दोनों निकल गए। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ इस तरफ की बात कर लेते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें रूट्स के साथ, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 आया। और प्रोडक्ट में क्या आया, प्रोडक्ट की बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ, ये क्या है 1/4। तो इससे क्या साबित हुआ, यहाँ पर भी ये दोनों है, यहाँ पर भी ये दोनों है। ठीक है, तो आप लिखोगे हेंस, अब आप लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर दी सेम, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, इट इज़ वेरीफाइड। तो आपको ये दोनों तरीके से इनको सेम लाकर दिखाना है, एक इक्वेशन के साथ और एक सिंपल सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विद रूट्स। ठीक है, रूट्स के साथ इधर और फिर इधर एक बार इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको ए बी कोफिशिएंट के साथ करना है और एक बार रूट्स के साथ करना है, इधर कोफिशिएंट के साथ उधर रूट्स के साथ। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, 19 हमारा हो गया, 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म का आपका स्टार्टिंग की कुछ एन टर्म्स का सम आपको दे दिया गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, अगर कोई फर्स्ट टर्म s1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का, मतलब अगर दूसरी टर्म s2 है तो इन दोनों टर्म का सम क्या होगा। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, और फिर सेकंड टर्म क्या होगी। और सिमिलरली फाइंड करो थर्ड टर्म और 10th एंड 9th टर्म। ओफो, कितने सारे, मतलब एक क्वेश्चन दिखाने के लिए इन्होंने 5 पार्ट बना दिए इसके, वाह। तो आइए देख लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बस फटाफट हो जाएगा। अब इतना आ गए हो तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 20, हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला, और हमें गिवन भी है चीज़ें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना 4n - n स्क्वायर गिवन है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2n 2a प्लस n - 1 d। ठीक है, इक्वल टू क्या है 4n - n स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते चलेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, s1 क्या होगा, इक्वल टू होगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो n टर्म, n क्या होता है, टर्म होती है, n होता है, मतलब अगर देखो आपके पास एक सीरीज है 3 6 9 12 15 18, इस टर्म में ये सब n टर्म है। तो nth आप देखो कि यहाँ पर ना हम कोई भी टर्म को नंबर ऑफ टर्म मानते हैं। कितनी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो हम कहते हैं छठी टर्म, हमें नहीं पता है कौन सी टर्म है तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। तो वही कहा गया कि फर्स्ट टर्म को हमने क्या माना था, nth टर्म, तो वही फॉर्मूला। अब n की जगह 1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। पहले का आंसर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पूछा इसके भी आप पर, s2 बताओ, सेकंड टर्म बताओ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा, सेम sn का फॉर्मूला, n की जगह 1 2 लगा देंगे, 4 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 8 - 4, जो कि वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 4 भी क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड टर्म बतानी है आपको, s2 नहीं a2 बताना है आपको। तो a2 मतलब सेकंड टर्म बतानी है आपको, जो कि होगी s2 मतलब टोटल हो गया, जैसे 2
4 6, ये एक सीरीज़ है। इसमें 2 S1 हो गया, इन दोनों का सम S2 हो गया। तो S2 में से S1 घटा देंगे, मतलब 4 + 2 जो कि 6 होता है। इसमें से S1 घटा देंगे जो कि 2 है, कितना आ गया 4 आएगा, और 4 क्या है S2। तो इससे क्या होता है सेकंड टर्म निकल जाती है अगर हम S2 में से S1 माइनस कर देंगे। तो S2 में से S1 करेंगे तो 4 - 3 = 1। तो हमें पता चल गया हमारी सेकंड टर्म क्या है, हमारी सेकंड टर्म क्या है 1। हमारी सेकंड टर्म क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट जो पूछा गया है कि 3rd 10th एंड nth टर्म क्या होगी। तो 3rd 10th और nth टर्म निकालनी है। देखो 3rd और 10th टर्म आप खुद निकालोगे। कैसे 3rd टर्म कैसे निकाली जाती है, S3 - S2 कर दोगे। पहले S3 की वैल्यू निकालोगे, S2 की वैल्यू निकालोगे, उसको माइनस कर दोगे। S10 की वैल्यू सेम इसी तरह से, पहले आप S10 की वैल्यू निकालोगे, फिर S9 की वैल्यू निकालोगे और माइनस कर दोगे। ये निकल गई, ये निकल गई। nth टर्म की मैं बता देता हूँ। तो आप क्या करोगे, Sn की वैल्यू निकालोगे और माइनस कर दोगे। जैसे इसमें हुआ एक कम, तो Sn - 1 की वैल्यू निकाल दोगे। ये क्या होगी, ये देख लेते हैं क्या होगी। पहले Sn का फॉर्मूला हमें पता है कि यहाँ पर 4n - n² माइनस के, अब यहाँ पर 4n की जगह लिखेंगे n - 1 माइनस के n - 1 का होल स्क्वायर। समझ गए। तो Sn से ये आया, Sn से ये आया, और n की जगह n - 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूले में n की जगह यहाँ पर भी n - 1 रख देंगे, जिसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4n - n² माइनस इस तरफ खुला छोड़ा, 4n माइनस प्लस हुआ, अंदर 4 हुआ, प्लस माइनस के माइनस प्लस हुआ, तो ये n आया, और ये वाला ये होल स्क्वायर है तो इसको हम माइनस रखेंगे बाहर, और ब्रैकेट में n - 1 का होल स्क्वायर ही रखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप n - 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा n² + 1 माइनस के 2n, और यहाँ पर बाहर जो माइनस का था वो इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये सब प्लस हो जाएगा। 4 + 4n - n² - 4n, तो क्या कट गया, 4n से 4n गया। ठीक है, n² से n² गया, बचा क्या 4 + 1 - 2n, जिसको हम देखेंगे कि 5 - 2n आपका आंसर बच गया। ठीक है, ये क्या वैल्यू निकली आपकी, Sn की वैल्यू निकली, जिसको हमने कैसे निकाला था Sn - के Sn - 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। 21, अ वर्टिकल स्टिक विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो ऑन ग्राउंड। तो एक स्टिक है सिंपल सी, उसकी शेडो दे दी गई है, ये उसकी शेडो पड़ रही है। वर्टिकल स्टिक 15 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी शेडो 12 सेंटीमीटर लंबी है। पूछा गया है एट द सेम टाइम अ वर्टिकल टावर कास्ट अ 50 मीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड। तो सेम टाइम पर एक और वर्टिकल टावर खड़ा है जिसकी 15 मीटर लॉन्ग शेडो 50 मीटर लॉन्ग शेडो पड़ रही है ग्राउंड पर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की आपको हाइट बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस कंपेयर करके करना है। तो एक स्टिक है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 12। इसके बाद एक और खंबा है, इसकी 50 मीटर शेडो पड़ रही है। अब ये है शेडो आपकी, ठीक है, ये हाइट पूछी गई है, तो इसको मान लेते हैं x। तो अब आप देखो कि हमारे पास a है, c है और b है। ये हमारा पहला स्टिक हो गई। दूसरी हमारी d e f मान लेते हैं इसको, या ये f और ये d e मान लेते हैं। हमें पता है कि दोनों वर्टिकल खड़े हैं, तो दोनों ये 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर। अब हमने देखा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDF क्या कर रहे हैं दोनों, ये दोनों हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। BAC के साथ मिल जाएगा एंगल EDF जो कि 90 डिग्री होता है। एंगल ACB के साथ मिल जाएगा एंगल DFE जो कि एंगुलर एलिवेशन हो गया आपका। एंगुलर एलिवेशन सेम होगा क्योंकि धूप सेम पड़ रही है वर्टिकल टावर पर, एलिवेशन ऑफ सन। और तीसरा आपका हो गया वर्टिकल चीज़ें पैरेलल होती है आपस में, ठीक है। तो इस तरह ट्रायंगल ABC, तो इस तरह हमने दो एंगल प्रूफ कर दिए, दो इक्वल दिखा दिए हमने एंगल। तो हमने क्या कहा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर
टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल एंड एंगल AB। इससे क्या पता चलता है, इस कॉन्सेप्ट से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे AB अगर DE के साथ रेशो निकालें किसके इक्वल होगा, AC बाय DF, जो कि है हमारा गिवन 0.15 मीटर मान लेते हैं, डिवाइड बाय x इक्वल टू 0.12 मीटर मान लेते हैं बाय 50। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 62.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि हमने निकाल लिया AB बाई DE, ये वाला DE इस वाले के रेशो में इक्वल है, तो फिर दूसरी तरफ AC ये वाला इसके DF के इक्वल है। तो ये अगर इसके रेशो में इक्वल है तो ये भी इसके रेशो में इक्वल होगा, तो हम इस वैल्यू को प्रूफ मतलब सोल्व करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो AB अगर ऊपर की लाइन होगी तो DC नीचे की लाइन होगी। ये आपकी फिगर होगी, AB पैरेलल है DC के। ठीक है, कहता है क्वेश्चन कि इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO बाय BO। तो AO बाय BO इक्वल टू किसके बता रहे हैं, CO बाय DO। CO बाय DO ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ क्या है इसका, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देखते रहो साथ के साथ। इन ट्रायंगल AOB एंड COD एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल CDO के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल की वजह से AB पैरेलल DC है। ठीक है, दूसरा एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, और तीसरे की हमें जरूरत नहीं है, दो एंगल हमने प्रूव कर दिए, जिससे हमें पता चल गया कि ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल COD के। ठीक है, बाय एंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि AO डिवाइड बाय CO इक्वल किसके हो गया, BO बाय DO। और इसी से हमें पता चला कि अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AO डिवाइड बाय BO, अगर इसको नीचे ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या आ जाएगा, तो BO को इस तरफ नीचे ले जाएं और CO को इस तरफ ऊपर, तो AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। आप प्रूव करते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। इस तरह से हमने आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। इसी तरह से हम और पेपर सोल्व करते रहेंगे। अगर आपको सही लगता है तो हम मिलते रहेंगे और आप अपने रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर दें। अब आपके इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एक साथ अटैच करके मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने पेपर पर सोल्व कर रखा है आपका पूरा सॉल्यूशन विद क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सबको मदद मिली होगी और आपके सपोर्ट के साथ ही हम कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।